आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का जियोग्राफी का सोशल साइंस जो है उसके जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो मिडिल में मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, मेरा तबीयत ख़राब था, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप लोगों की दुआओं से मैं अभी ठीक हूँ। तो अभी हम लोग क्लास 7 का ये जो एनवायरनमेंट का चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि हम लोग का एनवायरनमेंट किस तरह का होता है, कैसे इसमें भाग होता है, कैसा होता है ये एनवायरनमेंट, ये जो है ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी हम लोग ये चैप्टर को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है एनवायरनमेंट, जो चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है। कहानी में लिखा है कि एक लॉन्ग वैकेशन के बाद रवि जब अपने स्कूल में जाता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है रवि जब एक लॉन्ग वैकेशन के बाद जब वो अपने स्कूल जाता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल के सामने जो बड़ा वाला प्लेग्राउंड था उसको खोदा गया है। तो वो देखता है जो वो एक प्लेग्राउंड था जिसमें वो खेलता था, स्कूल के सामने वो प्लेग्राउंड उसको खोदा गया है। तो जो वहाँ पर स्टाफ थे, टीचर्स थे, वो सब बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। तो रवि को बहुत दुख लगता है कि वहाँ पर उसका प्यारा सा प्लेग्राउंड में वहाँ पर एक बिल्डिंग बनेगा। तो वो बहुत अपसेट रहता है। तो वो सोचता है कि वहाँ पर उस प्लेग्राउंड में बहुत सारे चीज़ें होते थे, वो सॉफ्ट मुलायम सा घास, वो मेरीगोल्ड के फूल, वो बटरफ्लाइज तितलियाँ, प्यारी सी तितलियाँ, वो सब चीज़ क्या वो मुझे वापस नहीं मिलेंगी? क्या वो हमेशा के लिए वहाँ से चले जाएंगे? क्योंकि बिल्डिंग हुआ तो वो वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, तो वो क्या हमेशा के लिए चले जाएंगे? तो वो बहुत दुखी होता है। फिर जो असेंबली होता है, असेंबली में प्रिंसिपल भी बहुत दुखी होता है। तो वो प्रिंसिपल बोलता है कि देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे कैसे बदल रहा है। तो ऐसे रवि क्लास में जब आता है तब वो टीचर से पूछता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो वो टीचर से पूछता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो टीचर बताती है वट एवर यू सी इन दी सराउंडिंग। तो टीचर बोलती है वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज़ एनवायरनमेंट। तो तुम जो भी देखते हो तुम्हारे सराउंडिंग में वही एनवायरनमेंट है। तो रवि बोलता है कि जो भी हम लोग देखें, जैसे कि हमारा स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, रोड्स, गार्बेज, माय फ्रेंड्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो रवि पूछता है कि ये स्कूल बिल्डिंग, ये टेबल, आपका चेयर, मतलब ये टेबल, चेयर्स, क्लासरूम हमारा, ये रोड, ये रास्ता, ये जो गार्बेज है, ये जो कचरा है, मेरे सारे दोस्त, ये सब क्या ये सब एनवायरनमेंट्स के भाग हैं? तो टीचर बोलती है येस सेड द टीचर। तो टीचर बोलती है जी हाँ, ये सब सारे एनवायरनमेंट के भाग हैं। बट वेट, टीचर बोलती है रुको, सम ऑब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। तो टीचर बोलती है जब माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल एक्सेट्रा ये सब नेचर के बनाए हुए हैं, ये सब ऑटोमेटिक है, एकदम नेचर का बनाया हुआ है, ये सब में हमारा कुछ हाथ नहीं होता है। बट अदर आर मेड बाय पीपल, और बाकी कुछ पीपल जैसे कि हम बनाते हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब जो है रास्ता, गाड़ी, कपड़ा, बुक्स, ये सब इंसानों ने बनाया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, मतलब इसमें नेचर ने कुछ नहीं बनाया, ये सब ह्यूमंस ने बनाया है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो एक काम करो, तुम्हारा जो क्लासमेट्स जो है, जो तुम्हारे आसपास में बैठे हुए हैं, उसके साथ एक लिस्ट बनाओ,
उस लिस्ट में भाग करो। एक में नेचर का बनाया हुआ चीज़ होगा और एक में ह्यूमन बीइंग्स। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा एंड आशा, ये सब एकदम आसपास में बैठते थे। तो ये सब बहुत एक्साइटेड थे एक लिस्ट बनाने के लिए। इकबाल नाम का एक लड़का उसके क्लास में पढ़ता है। वो पूछता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है। तो टीचर बता रही है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। दे आर तो टीचर बता रही है जो हम लोगों का नीड्स के लिए ये एनवायरनमेंट बदल रहा है। जो हम लोगों का नीड्स है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे चेंज हो रहा है। और इस नीड्स के लिए हम लोगों का जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको ख़राब कर रहे हैं, ये टीचर बताती है। तो यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है जो नेचुरल एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसका 3 भाग होता है, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल में आता है वाटर माने हाइड्रोस्फीयर, पानी जो होता है हाइड्रोस्फीयर कहते हैं उसको, वो पानी वाटर। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, जो हवा होता है एयर एटमॉस्फेयर। और जो लैंड होता है लिथोस्फेयर, जो जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो लैंड जो होता है वो लिथोस्फेयर। और ये सब कुछ मिला के बनता है बायोस्फीयर। ये सब मिला के हम लोग यहाँ पर रहते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड में मिलेगा आपको बिल्डिंग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पार्क्स जहाँ पर हम लोग खेलने आते हैं, ब्रिजेस तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, रास्ता रोज ही चलते हैं हम लोग, रोड्स। मोनूमेंट्स जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब एक मोनूमेंट्स है। या मोनूमेंट्स और इंडस्ट्रीज जैसे कि फैक्ट्रीज, ये सब होता है ह्यूमन मेड। और अभी ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन भी एक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। जैसे कि इंडिविजुअल जैसे आप, फैमिली जैसे कि आपकी फैमिली, कम्युनिटी जैसे कि आपकी पूरी कम्युनिटी, रिलीजियन जैसे कि आपका धर्म, एडुकेशनल जैसे कि आपका एडुकेशन, इकोनॉमिक जैसे कि आपका पैसा, और पॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारे देश में होता है। तो यहाँ पर दी गई है बायोटिक एंड अबायोटिक। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, बाद में साइड वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। बायोटिक उसको कहा जाता है जो हमारे ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें जान है। तो ये हो गए हमारे बायोटिक ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक उसको कहा जाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसके अंदर कोई जान ना हो, वो हो गया हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द अबव कॉन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो अब तक आपने जो पढ़ा है, यहाँ पर जो बुक में दिया गया है, ये जो फिगर है, ये इतना जो कहानी पढ़ा है हम लोगों ने, इसको पढ़कर आपको तो ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि एनवायरनमेंट जिसमें पीपल आता है, आदमी आता है, प्लेस आता है, जगह आता है, कोई भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स को जो भी नेचर में आता है उसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। यहाँ पर यह एक कॉम्बिनेशन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें कॉम्बिनेशन होता है, या नेचुरल या ह्यूमन मेड, ये दोनों फिनोमिना से ही हम लोगों का जो एनवायरनमेंट में आता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट दी बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें 2 चीज़ होता है, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब ही 2 चीज़ होता है, या बायोटिक या अबायोटिक। तो यहाँ पर मैं आपको एक फिगर समझा रहा हूँ, देख के ये आप देखिए, ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसके 2 भाग हैं, एक में आता है बायोटिक, दूसरे में आता है अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। तो इनका मतलब नेचुरल के 2 भाग होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, ए भी मतलब अबायोटिक, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ का नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। हाँ, refers the both biotic and abiotic condition existing on the earth। तो ये
हम लोग का रेफर मतलब ये बायोटिक और अबायोटिक ये रेफर करता है नेचुरल चीज़ में। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटी क्रिएशन एंड द इंट्रैक्शन ह्यूमन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक्टिविटीज़ होता है, नया नया क्रिएशन आता है, और इंट्रैक्शन मतलब बातचीत संबंध जो होता है ना वो दूसरे ह्यूमन बींग से होता है। तो अभी हम लोग पहले नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है हमारा, नेचुरल एनवायरनमेंट उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट किसको कहा जाता है, लैंड, वाटर एंड एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होता है ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट्स का भाग है। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. तुमने तो पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा, ये हमारे क्लास 6 में था कि कौन सा हाइड्रोस्फीयर होता है, कौन सा लिथोस्फीयर होता है, कौन सा एटमॉस्फेयर होता है, कौन सा बायोस्फीयर होता है। ये तुमने प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में पढ़ ही लिया होगा, पढ़ लिया था क्योंकि ये हमारा था, मेरे को याद है, मेरे भी पिछले साल था ये वाला। Let us learn some more facts about this domain. तो हम लोग इस ये जो डोमेन्स है, ये चार जो डोमेन्स है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं कोई बड़ा मतलब कोई नॉर्मल बड़ा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी क्लास 7 का ही स्टूडेंट हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। पिछले साल मैं क्लास 6 में था तो वो मैंने भी पढ़ा था ये वाला लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर था, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर का नाम था, मेरे को अभी भी याद है, बहुत अच्छा चैप्टर था, मेरा फेवरेट चैप्टर था, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था। तो ठीक है, अभी हम लोग बाकी को बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बाकी का आगे वाला पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है, लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट जो है, एक सॉलिड क्रस्ट हम लोग का अर्थ का क्रस्ट, उसके ऊपर एक हार्ड, एक मोटा सा, एक मतलब एक टॉप लेयर, एक सख्त मजबूत सा एक लेयर अर्थ के ऊपर बना हुआ है, क्रस्ट के ऊपर, सॉलिड क्रस्ट के ऊपर। ये किस चीज़ से बना होता है, रॉक एंड मिनरल से बना होता है, रॉक, पत्थर और मिनरल से बना होता है, और इसके ऊपर एक मोटा सा सॉइल का एक लेयर दिया हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। ये तो कभी इरेगुलर होता नहीं है कि हर जगह समान, हर जगह इक्वल नहीं होता है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, यहाँ पर अलग अलग होता है। आपको पता होगा पिछले क्लास में मेजर लैंडफॉर्म्स में दिया था, यहाँ पर प्लेन्स किसको कहते हैं, प्लेट्यूज किसको कहते हैं, माउंटेन्स किसको कहते हैं। प्लेन्स जैसे कि हमारा कोई भी स्टेट सोच लीजिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एक प्लेन जगह है, प्लेन एकदम सीधा साधा, जहाँ पर आदमी का रहना सहना होता है, नॉर्मली आदमी प्लेन्स में रहता है। प्लेट्यू जैसे कि तिब्बत प्लेट्यू, एक पठार, जिसको पठार कहते हैं हिंदी में, पठार क्लास 2 या 3 में था, क्लास क्लास 5 में था, मेरे को याद है क्लास 5 में था पठार। तो वो पठार जो कहते हैं प्लेट्यू को। और माउंटेन्स तो आपको सबको पता होगा, माउंटेन्स किसको कहा जाता है, जैसे कि हिमालय माउंटेन, जो नाम हर कोई सुना होता है, यह बहुत ही फेमस माउंटेन है। जैसे कि और वैलीज, ये सब अलग अलग टाइप के जगह हैं, तो अलग अलग टाइप का इरेगुलर सरफेस होता है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। माउंटेन्स ऊपर होते हैं, प्लेट्यूज नीचे होते हैं, प्लेन्स और भी नीचे होते हैं, वैलीज भी नॉर्मल से होते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। जो ये सब जो लैंडफॉर्म्स है, ये सब कॉन्टिनेंट्स में भी मिलता है, हम लोगों को जो सातों कॉन्टिनेंट है भी मिलता है, और जो ओशियन फ्लोर्स है, जो ओशियन है, उसमें भी मिलता है। तो अगले पैराग्राफ में लिखा है, लिथोस्फीयर इज द डोमेन that provides a forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements। तो लिथोस्फीयर एक जगह है जो हम लोग को फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जो हम लोग को फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड देता है ग्रेजिंग करने के लिए, जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं, गाय बकरी, ये सब ग्रेजिंग करते हैं, तो इन लोगों को लिए ग्रासलैंड चाहिए होता है, ग्रासलैंड देता है हम लोग को ग्रेजिंग के लिए। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए हम लोग को लैंड देता है, और ह्यूमन के लिए सेटलमेंट्स देता है, जहाँ पर ह्यूमंस रह सकते हैं। ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, ये हम लोग को लिथोस्फीयर देते हैं।
इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये एक अलग सोर्स, मतलब इसमें आपको मिनरल वेल्थ भी मिल जाएगा लिथोस्फेयर में। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एटमॉस्फेयर मतलब हवा, जो हम लोग का हवा है। हाइड्रोस्फेयर आपको मिलेगा, हवा, हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, ये जो लैंड है जहाँ पर आदमी रहते हैं, ये सब लिथोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर वाला पानी। एटमॉस्फेयर मतलब ये जो हवा, और ये तीनों को जब मिलाते हैं, ये तीनों को मिला के होता है हमारा बायोस्फेयर। अभी देखो, आप बायोस्फेयर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा, अगर आपके पास हवा नहीं होगा, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो आप जिएंगे कैसे? अगर आपके पास हाइड्रोस्फेयर नहीं होगा, अगर आपके पास पानी नहीं होगा, तो आप कैसे जी पाएंगे? और अगर लिथोस्फेयर नहीं हुआ, अगर आपके पास ज़मीन नहीं हुआ, तो आप कहाँ पर रहेंगे? पानी में तो बह नहीं सकते। लिथोस्फेयर चाहिए आपको, ज़मीन चाहिए। तो ये तीनों के बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, एक ह्यूमन बीइंग ज़िंदा नहीं रह सकता। ये तीनों ही ज़रूरी होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिविंग जगह के लिए। तो आगे का पढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर का जो जगह होता है, जहाँ पर वाटर होता है, मैंने पहले ही डायग्राम में समझाया था हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं। तो डायग्राम तो अभी और इजी कर देगी समझने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर उसको कहते हैं जो जगह पानी हो, मतलब पानी का जो सरफेस रहता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। इसमें वाटर के बहुत सारे सोर्स होते हैं, आपको पता होगा वाटर के बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे कि वाटर बॉडीज, मतलब बहुत सारे वाटर बॉडीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, लाइक रिवर, नदी, लेक्स होते हैं, सागर मतलब सीज, ओशन मतलब महासागर, मतलब बहुत बड़ा, जैसे कि हम लोगों का इंडियन ओशन है वैसे बहुत बड़ा महासागर। सीज जैसे बे ऑफ बंगाल है सी। लेक्स भी है, और रिवर जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब पानी के सोर्स हैं, और पानी के सोर्स और भी होते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, पॉन्ड्स वगैरह, वेल, ये सब सोर्स भी है, ये सब लिखा नहीं है, एक्सेट्रा दिया हुआ है। इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक एसेंशियल चीज़ है जो हमारा, मतलब ये एक ज़रूरी चीज़ है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अभी लास्ट में एटमॉस्फेयर के बारे में दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं भाई? द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर एक मोटा सा लेयर है जो अर्थ को सराउंड, मतलब अर्थ के चारों ओर बिछा हुआ है, मतलब एक हवा टाइप का। द ग्रेविटेशनल फोर्स of the earth hold the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बोल के एक चीज़ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इस एटमॉस्फेयर में ही होता है। वो एटमॉस्फेयर वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है गर्मी से और ये हार्मफुल रेज से। आपको तो आपके कुछ चैप्टर आगे एयर बोल के एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर में आपको मिल जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो वहाँ पर ऐसा एक डायग्राम बना होगा, उस डायग्राम में दिया रहेगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर बहुत ही छोटा होता है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में एक जगह होता है जिसका नाम होता है ओजोन। ओजोन सबको पता होगा, ओजोन लेयर किसको कहते हैं? ये ओजोन लेयर हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। वो जो गर्मी जो होता है ना, हम लोग तो यहाँ पर 40-50 डिग्री में ही बहुत गर्मी लग जाता है, और स्पेस में और बहुत सारा गर्मी होता है। सूरज से जो गर्मी आती है ना, उसमें कोई भी जल सकता है। तो वो गर्मी से हम लोग को कौन प्रोटेक्ट करता है? वो ओजोन लेयर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत जैसे कि गैस होता है, डस्ट होता है, और वाटर वेपर इसमें कंटेन करता है। गैसेस होते हैं बहुत तरह के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ये सब आपको पता होगा, साइंस में भी आपको मिलेगा, और पिछले साल के जियोग्राफी में भी आपको कुछ मिल जाएगा। तो ये सब जो गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल्स होता है, वाटर वेपर जो वाटर का वाष्प होता है, जो पानी का वाष्प होता है, जो सूरज खींच लेता है, वो भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर पे। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस द वेदर एंड क्लाइमेट।
तो ये जो चेंजेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, वो चेंजेस मतलब आपका अगर आपको एटमॉस्फेयर में भी चेंज आएगा तो आपका वेदर और क्लाइमेट भी चेंज आएगा। एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो आपका वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे का पढ़ते हैं। मतलब अगर आपको कुछ भी मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इजी तरह से, जो अगर आपका एटमॉस्फेयर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका वेदर और क्लाइमेट भी ख़राब होगा। जैसे कि आजकल के ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग नाम का एक चीज़ है, आपको पता होगा, सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग का जो पॉल्यूशन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ये दोनों मिलके ओजोन लेयर को होल कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम लोग का गर्मी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले तो इतना गर्मी नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आपने सुना होगा। ये जो हम लोग का देखिए, जैसे ये पॉल्यूशन की वजह से हम लोग का एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, वैसे ही वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आ रहा है। गर्मी पड़ रहा है, बहुत जगह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे ही तो वेदर में अगर एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आएगा, ये ज़रूरी है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो प्लांट्स और एनिमल का जो किंगडम है वो एक बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर मैंने समझाया था क्या होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को मिला के बायोस्फीयर होता है। ए चांस ऑफ लाइफ, इसको आज चांस ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो किंगडम है, किंगडम तो यहाँ पर समझाने के लिए दिया गया है, इसी को मिला के बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर बा लिविंग वर्ल्ड बनता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा नैरो जोन है जो जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर आके मिलते हैं तो सपोर्ट लाइफ के लिए। तो मैंने बताया था जो यहाँ पर लैंड भी रहता है, वाटर भी रहता है, एयर भी रहता है, और ये तीनों को मिला के ही लाइफ पॉसिबल है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं रहे, कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये तीनों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तीनों ही ज़रूरी है लाइफ के लिए। आगे देखते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इकोसिस्टम यहाँ पर दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, ठीक है। एट एन एनसीसी कैंप Ravi's class was attending, Jessie exclaimed। तो जो एनसीसी कैंप है, एक कैंप है एनसीसी बोल के, उसमें रवि क्लास अटेंड कर रहा था। तो जेसी ने बताया, जेसी ऐसे बोला कि व्हाट आर हेवी डाउनपोर, क्या हेवी डाउनपोर है वहाँ पर। ये मुझे याद दिलाती है मेरे केरला वाली होम की। मेरा जो केरला में जो होम है वो मुझे याद दिलाती है। मेरे केरला मतलब उसका तो रियल घर जो है वो केरला में है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग गांव का घर, वैसे ही उसका घर केरला में है। तो उसको याद आता है वो जो उसने भारी डाउनपोर देखे, उसको याद आता है उसके केरला वाली घर की। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation। तो वो सबको बोलता है कि तुम लोग को मेरे घर में आना चाहिए, हमारे केरला में आना चाहिए और देखना चाहिए जो कैसे वो पोर होता है और वो ग्रीन फील्ड के ऊपर एंड कोकोनट प्लांटेशन के ऊपर कैसे पोर होता है कैसे होता है, तुम लोगों को केरला आके देखना चाहिए। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। हीरा एक नाम के एक स्टूडेंट है जो जैसलमेर से, जैसलमेर राजस्थान का एक जगह है। तो हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, हीरा बोलती है, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। तो हीरा बोलती है जो हमारे राजस्थान में कोई रेन नहीं होता, वहाँ पर तुम लोग को ऐसा दिखेगा, ऐसा तुम लोग को दिखेगा, ऐसा राजस्थान में ऐसा सैंड का उठा रहता है, सैंड का कीकर जिसको बोलते हैं कीकर, और जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहाँ तक तुम लोग को बस सैंड ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी का, आप लोग को पता होगा राजस्थान में पानी का बहुत कमी होता है, तो वो
तुम लोगों को दिखेगा सैंड और कीकर, जहाँ तक पानी बहुत ही कम मिलता है। तो रवि ने बोला तो तुम उसमें तो कैमल्स भी तो देख सकती हो। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर पेड़, ये जो एक झरना, यहाँ पर डक्स हैं, फ्लावर, डियर, काऊ, ये एक इकोसिस्टम है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पॉन्ड का इकोसिस्टम है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। रवि ने कहा था कि तुम वहाँ पर तुम लोगों को कैमल भी तो दिखता है। तो हीरा ने कहा नॉट जस्ट कैमल, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड एंड मेनी इंसेक्ट टू। तो हीरा कहती हैं तो वहाँ पर कैमल्स ही नहीं मिलते और बहुत कुछ मिलते हैं। अगर तुम एक डेजर्ट जाओ या फिर हमारे वहाँ पर राजस्थान में आओ तो तुमको दिखेगा स्नेक, जैसे कि सांप दिखेगा, गिरगिट दिखेगा और बहुत सारे इंसेक्ट्स तुमको दिखेंगे वहाँ पर। तो रवि को अचंभा होता है, रवि वंडर हो जाता है। वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लीव वारी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रवि वंडर हो जाता है और पूछता है जो एनिमल्स है, जो वो एनिमल्स और वेजिटेशन, द वे पीपल लीव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पर ये रवि बोलता है आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो रवि यह पूछता है और फिर पूछता है जी क्या ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो टीचर उसका रिप्लाई देती है ओ यस वेरी मच सो। तो टीचर बोलती है ओ हाँ, तो तुम ठीक बोल रहे हो, वैसा ही कुछ वहाँ पर होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग, जो उसके आसपास की जो सराउंडिंग है उसी में डिपेंडेंट होता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। हाँ, ये भी सच है जब वो ईच अदर में भी डिपेंडेंट होते हैं, बट वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं किस में, सराउंडिंग में, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा करके बताया जा रहा है। The relation between the living organism as well as the relation between the organism and the surrounding from a ecosystem. The relation between the living organism, जो संबंध है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मतलब मेरा और तुम्हारा, एक आदमी का और दूसरे आदमी का जो संबंध होता है, वो संबंध एक रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक रिलेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और उसके साथ साथ उसके ही तरह जो रिलेशन बिटवीन द अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पेड़, पौधे, पत्थर, ये सब जो रिलेशन होते हैं, ये सबको मिलाकर ही, यही सराउंडिंग को मिलाकर ही इकोसिस्टम बनता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म अ इकोसिस्टम। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पर देखते हैं देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट तो आपने क्लास 6 में ही पढ़ लिया होगा। ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ये इकोसिस्टम कहाँ कहाँ हो सकता है? एक लार्ज रेन फॉरेस्ट में भी हो सकता है, ग्रासलैंड में भी हो सकता है, डेजर्ट में भी हो सकता है, माउंटेन में भी हो सकता है, लेक में भी हो सकता है, रिवर में भी हो सकता है, ओशन में भी हो सकता है, और एक स्मॉल पॉन्ड में भी आपको मिल सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या तुम सोचते हो कि रवि और उसका फ्रेंड जहाँ पर खेल रहा है, जिस पार्क में खेलते हैं, वो एक इकोसिस्टम बना सकता है? यहाँ पर हम लोग का नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया ख़त्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग जो होता है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा होता है और अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वो अपने ज़रूरत के मुताबिक वो अपने आप को बदलता है एनवायरनमेंट के साथ। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू अ नेचुरल सराउंडिंग। पहले के जो इंसान थे वो
अपने आप को एडप्ट करता था, मतलब उनका एडप्टेशन था एक नेचुरल सराउंडिंग में, एक नेचुरल पेड़ पौधा ये सब सराउंडिंग में उनका एडप्टेशन था, एकदम सिंपल लाइफ था उनका। तो आगे का फिर एक टाइम आया अर्ली दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। तो वो बता रहे हैं जो यहाँ पर लिखा है, जो पहले के ह्यूमंस एडेप्टेड देमसेल्व्स टू नेचुरल सराउंडिंग। पहले के ह्यूमंस अपने आप को एक नेचुरल सराउंडिंग में रखते थे, एक पेड़ पौधे वाला सराउंडिंग में रखते थे। वो एक लीड करते थे एक सिंपल लाइफ को, एक सिंपल सा लाइफ को, ज़्यादा चाहिए भी नहीं, एक सिंपल सा लाइफ वो करते, मतलब लीड करते थे, एक सिंपल सा लाइफ को वो लोग यूज़ करते थे। दे एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे उनके साइड का, उनके आसपास का जो नेचर है उसी से वो उससे अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेराइड। तो टाइम बढ़ता रहा, फिर आदमी धीरे धीरे वेराइड होते गए। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज द चेंज द एनवायरनमेंट। धीरे धीरे इंसान जो है वो सीख गए एक न्यू जो वेज होता है, न्यू रास्ता सीख गए जो कैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को अपने ज़रूरत मुताबिक चेंज कर सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। दे क्रॉप्स मतलब जो फसल उगाना सीख गए। डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। फिर वो लोग सीखे जो कैसे फसल उगाते हैं। फिर वो लोग अपने एनिमल्स को पालने लगे। अगर गाय पाला तो दूध देगा, खाने का जुगाड़ हो गया। यहाँ पर क्रॉप्स हो गया, आटे चाल ये सब का होता है क्रॉप्स। फिर ये हो गया क्रॉप्स, ये सब हो गया। फिर वो लोग एक लीड अ सेटल लाइफ, वो लोग एक सेटल लाइफ को लीड करने लगे। वो लोग एक सेटल लाइफ को यूज़ करने लगे, पहले से जो मॉडिफाइड लाइफ हो, पहले से जो अच्छा लाइफ हो। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। एक मतलब व्हील बनाया गया, व्हील काम में आने गया, काम आना मतलब काम हुआ व्हील से, व्हील बनाया गया, व्हील से आगे का काम चलता रहा। फिर सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। सरप्लस जो फूड होता है वो प्रोड्यूस किया गया। बार्टर सिस्टम इमर्ज। बार्टर सिस्टम जो होता है ना, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है अगर अभी के ज़माने में जैसे कुछ आप पैसे दोगे, तो अगर आपको बुक चाहिए, अगर आप उसको कुछ पैसे दिए, दुकानदार को कुछ पैसे दोगे तो वो आपको बुक देगा। जिस बुक का जितना रकम होगा उतने पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो आपको बुक देगा। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ये देखिए बार्टर सिस्टम उसको कहा जाता है कि अगर आप किसी से चीज़ लेना चाहते हैं, अगर आपको बुक खरीदना है तो अगर उसको आपको सब्जी देना पड़ेगा, बुक देना पड़ेगा। मतलब आपको ये एक्सचेंज वाला जो ऑफ़र था ये यूज़ करना पड़ता है। आप उसको कुछ देंगे, उसके बदले वो आपको कुछ देगा। तब के ज़माने में पैसा चीज़ नहीं था। फिर वो उठ गया, फिर ट्रेड, वो बार्टर सिस्टम आया, फिर वो उठ गया, फिर पैसे वाला सिस्टम आया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ और पैसे वाला जो कॉमर्स जो है, इकोनॉमी जो है वो डेवलप करने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्री बनना स्टार्ट हुआ। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। पहले आदमी चल के जाते थे, फिर घोड़ा आया, फिर रथ आया। राजा लोग रथ यूज़ करते थे। गाय का गाड़ी होता था, बैलगाड़ी जिसको कहते हैं। घोड़ा आया, फिर धीरे धीरे साइकिल आया, बाइक आया, रिक्शा आया, साइकिल आया, बाइक आया, ट्रेन आया। अभी फ्लाइट भी प्लेन भी आ चुका है, हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। अभी सब कुछ धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन फास्टर होते चला गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और अभी अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, अगर आपको अमेरिका में कम्युनिकेशन करना है, मेरे पापा ने एक बार मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया था। पहले के ज़माने में आप किसी को कॉल करना चाहते हैं, अमेरिका में कॉल करना चाहते हैं,
तो वो पहले आप एक लैंडलाइन नंबर में फ़ोन करेंगे, वो बोलेंगे जो आपका कॉल अभी वेट में है, अगर आपको बाद में कॉल किया जाएगा अगर वो कॉल पकड़ेंगे। फिर 1 महीना लग गया, 2 दिन भी लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। फिर वो जाके कम्युनिकेट करेगा, फिर बोलेगा जो फिर आपको फ़ोन करेगा वापस, बोलेगा जो आपका कॉल लग चुका है, ये लीजिए बात कीजिए। तो वो बहुत स्लो सिस्टम था, 1 महीना, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल लग जाता था। लेकिन अभी के ज़माने में क्या, फ़ोन करो, ट्रुंग ट्रुंग होगा, फिर कॉल पकड़ लेगा, डायल होगा, फिर कॉल पकड़ लेगा। तो ये कम्युनिकेशन जो हो गया वो फास्ट हो गया पूरे वर्ल्ड में। चाहे आप अमेरिका में फ़ोन करो और चाहे आप इंडिया में ही वापस फ़ोन करो, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्टर हिसाब से चलेगा। तो वर्ल्ड हमारा बहुत फास्टर हिसाब से ईजियर हो गया कम्युनिकेशन हमारे पूरे वर्ल्ड में। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? कभी तुमने क्या सोचा है कि तुम जो गर्मी में तुम एक जूसी वाटरमेलन मतलब जिसमें बहुत सारा अंदर जूस हो, बहुत सारा रस हो अंदर, एक तरबूज खाने का मन करता है ये समर में, या फिर गर्मा गर्म रोस्ट पीनट, रोस्ट बादाम गर्मा गर्म खाने का मन करता है विंटर में। ऐसा क्यों होता है? दो इसका रीज़न है, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ए परफेक्ट बैलेंस, एक बैलेंस रखना चाहिए, इधर भी समान और इधर भी समान, एक परफेक्ट बैलेंस रखना चाहिए ह्यूमन एनवायरनमेंट में और नेचुरल एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। ह्यूमन को सीखना चाहिए कि कैसे एनवायरनमेंट के साथ मिलजुल के एक हार्मोनियस वे में रहना चाहिए। तो यहाँ पर और एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ अ प्लेस सीइंग अराउंडिंग ऑफ अ प्लेस। तो नूरी बोल के एक लड़की है, मिजोरम से है, वो रवि के क्लास की स्टूडेंट है। तो वो कभी कभी बोलती है उसके सराउंडिंग, मतलब उसके मिज़ोरम में उसके ग्रीन सराउंडिंग, जेहेतु मिज़ोरम है, वो मिज़ोरम बहुत ही पेड़ पौधों से भरपूर है, हर जगह ग्रीन ग्रीन है। तो वो अपने वो ग्रीन सराउंडिंग के बारे में बताती है। तो वो देखती है सीइंग रवि, तो उस दिन की घटना में देखती है रवि बहुत ही अपसेट है, वो अपने प्लेग्राउंड को खोने के बाद रवि बहुत ही अपसेट है। तो नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट द होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। तो नूरी देखती है रवि बहुत ही दुखी है, रवि बहुत ही दुखी है क्योंकि वो प्यारा सा प्लेग्राउंड उसको खोना पड़ रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग होगा। वैसे तो करना नहीं चाहिए, हम लोग को नेचर एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, इतने घर नहीं बनाने चाहिए, फिर भी वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ठीक है, पढ़ते हैं। तो नूरी देखती है जो रवि बहुत ही अपसेट है, तो नूरी उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि अगले वैकेशन में तुम हमारे घर, हमारे स्टेट ज़रूर आना, क्योंकि रवि को एनवायरनमेंट से बहुत ही प्यार है। रवि को वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल सराउंडिंग, घास पत्ता, बटरफ्लाइज, फूल फल, ये सब रवि को बहुत अच्छा लगता है। तो नूरी बोलती है जो हमारा स्टेट बहुत ही ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट से भरपूर है, तुम चाहो तो अगले वैकेशन में तुम हमारे घर, हमारे स्टेट में आ सकते हो। Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो रवि की टीचर सबको बोलती है और सब स्टूडेंट को बोलती है कि लैंडस्केप ड्राइंग और हाउसेस एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। तो रवि की टीचर बोलती है जो तुम लोग एक काम करो, मतलब सब स्टूडेंट को बोलती है तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ड्राइंग करो, लैंडस्केप, हाउसेस, लैंडस्केप, घर, एक्टिविटी और पीपल कहाँ कहाँ जाते हैं, पीपल और प्लेस, जहाँ पीपल मतलब पीपल का ड्राइंग बनाओ, घर का ड्राइंग बनाओ, लैंडस्केप का ड्राइंग बनाओ, लैंडस्केप जैसे कि सी, घास, ये सब का ड्राइंग बनाओ, और नए उस प्लेस का ड्राइंग बनाओ जहाँ पर नॉर्मल पीपल वैकेशन के, जहाँ पर हॉलीडे के टाइम पे विज़िट करने जाते हैं। तो गाइज़ आज हम लोग का यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया, आवर एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, एनवायरनमेंट वाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।